आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विजय बांक। आज के इस शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल से 24 किलोमीटर दूर समसगढ़ स्थित एक एग्री पॉली हाउस का दौरा करने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, सूत्रधार, संकल्पना और जो आयोजन है CBOTC भोपाल के श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब संकाय सदस्य के द्वारा की गई थी, जिसमें आज हम एग्री पॉली हाउस के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और भ्रमण से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉली हाउस जो है उन्नत किस्म की खेती के लिए किस तरह कारगर होते हैं। दरअसल पॉली हाउस जो है पॉलीथीन से बना हुआ एक रक्षात्मक छायाप्रद घर होता है, जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो इस पॉली हाउस समसगढ़ के जो ओनर हैं श्रीमान कनिष्क मेहरा साहब इसके डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लंबे आकार का भी हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की मदद से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। पॉली हाउस दरअसल जो तकनीक का उपयोग है एक प्रोटेक्टेड खेती के तौर पे किया जाता है, संरक्षित खेती के तहत किया जाता है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम में भी खेती की जा सकती है। ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर उसका तापमान और उसकी जो ह्यूमिडिटी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे कृत्रिम खेती के तौर पे इसमें उत्पादन को बढ़ा के हर सीजन में मनपसंद फसल पैदावार करने के लिए एक उन्नत किस्म की खेती जो है इस पॉली हाउस के माध्यम से की जा सकती है। पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, जिससे कि कम समय और कम स्थान में अधिक से अधिक उत्पादन होता है। और ये पॉली हाउस जो है सिंगल या मल्टी स्टेजेज ढांचा के रूप में भी होता है। अगर इसमें देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कुकुम्बर यहाँ पर लगा हुआ है और कितना शानदार नज़ारा, एकदम फ्रेश जो फसल यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर गुलाबों की खेती जो है उसके लिए पौधे लगाए गए हैं। और कनिष्क मेहरा साहब यहाँ बता रहे हैं किस तरह से उनकी कटिंग की जाती है। एक बेहतरीन जो गुलाब का जो फूल है उसको किस तरह से तैयार किया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं, कनिष्क मेहरा साहब से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानकारियाँ देते हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अभी हम लोग भोपाल में हैं और आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार एक प्राकृतिक जगह में, और वैसे भी झीलों का शहर और पूरी तरह से वन से आच्छादित एक ज़बरदस्त माहौल के साथ। और आज हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात ये भी है कि आज हम एक फार्म हाउस में हैं जो भोपाल से 25 किलोमीटर दूर समसगढ़ नाम की एक जगह है। और यहाँ पर एक शानदार अद्भुत अनुभव आपको मिलेगा इस वीडियो को देखेंगे तो, और एक शिक्षाप्रद वीडियो होगा। इससे आप जानकारी ले पाएंगे कि किस तरह से एक व्यवसाय के रूप में कृषि को देखा जाएगा और इससे हम एक उन्नत कृषि को आधुनिक कृषि के साथ समन्वित करके एक बेहतर जीवन शैली और देश की विकास धारा में, एक आर्थिक विकास में अपना योगदान कर सकते हैं और अपने समाज के विकास में, अपने स्वयं के विकास में कृषि को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसी बीच में हमारे बीच कनिष्क मेहरा साहब यहाँ पर हैं। नमस्कार। और आपका ये समसगढ़ में फार्म हाउस है, तो हमें मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर सर। और सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत अच्छी पढ़ाई करके MBA करके एक व्यवसाय स्थापित करने की बजाय आपने एग्रीकल्चर को क्यों चुना, और आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे। जी सर, ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग का प्रोजेक्ट है। बेसिकली प्रोटेक्टेड फार्मिंग हार्टिकल्चर प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से डिफरेंट है। इसे बागवानी हम कहते हैं। एग्रीकल्चर से मिलता जुलता है पर प्योर एग्रीकल्चर नहीं है। इट्स ट्रेडिशनल होता है एग्रीकल्चर, और ये थोड़ा सा हाईटेक है। इसमें हम सर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे आम भाषा में पॉली हाउस बोला जाता है, ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। इसके अलग अलग मेथड, इसकी टेक्निक्स है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इसमें हाई एंड के भी आते हैं, फैन पैड, और थोड़े लोअर कैटेगरी के भी आता है नेट हाउस। वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस हमारे कंट्री में प्रैक्टिकल है। हाई एंड में सर इलेक्ट्रिसिटी से इश्यूज़ होते हैं, पर इनमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी कंजप्शन नहीं होती है। तो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है सर। टोटल 3 एकड़ प्रोजेक्ट है। आधा एकड़ की 6 यूनिट है सर यहाँ पे, 2000 स्क्वायर मीटर की। और यहाँ पे सिर्फ हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में रोज़ करते हैं। जी हाँ मेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि जब भी हम ऐसे पॉली हाउस की बात करते हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर परसेंटेज देखा जाए
तो वो 10 से 15% हो जाता है, सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है। फाइनेंस की भी बहुत ही सरल तरीके से बैंकों से फाइनेंस मिल जाता है। गवर्नमेंट भी एक हाथ आगे बढ़ा के रखती है, सब्सिडीज़ की स्कीम्स है, बहुत सारे अनुदान जो है गवर्नमेंट जो है आगे आके किसानों को प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात जो तय होती है, किसान जो है उनको मानसिक रूप से तैयार होना, क्योंकि जब हम एज ए बैंकर काम करने जाते हैं अपने फील्ड में, और बहुत सारे किसान जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी भी वो इसके लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, एक पॉली हाउस कल्चर के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। और आप जिस तरह से प्रोजेक्ट दिखाए, हमने देखा आपके 6 पॉली हाउस हैं, एक में आपने ककुम्बर लगाया है, कैप्सिकम लगाया हुआ है और गुलाब के फूल लगाए हुए हैं। तो इसमें आप हमारे किसान भाई, साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्या बता पाएंगे, इसमें क्या आपको अच्छी चीज़ लगी, क्या आपने वो चीज़ देखी कि जिससे ये एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड में प्रोडक्शन अच्छा होता है और उसकी कीमत अच्छी मिलती है? सबसे पहले तो किसान भाइयों को इसको ट्रेडिशनल खेती से छोड़ के एग्रोनॉमिकल इंडस्ट्री के रूप में देखना ज़रूरी है। इसमें पॉली हाउस के अंदर हर चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन है, पाला से प्रोटेक्शन हो जाता है, तेज़ हवा से प्रोटेक्शन है, बारिश का प्रोटेक्शन है। अगर आप इसको साइंटिफिक वे में करते हैं, अगर आप इसमें जुगाड़े करेंगे या आप उसको जो उसके सेट मेथड्स हैं उनको छोड़ के, मोस्टली किसान यही गलती करते हैं कि इसको ट्रेडिशनल खेती के रूप में देखने लगते हैं। इसका हर सिस्टम एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए है, उसको यूज़ करना है। जैसे फ़िल्टर सिस्टम है, फ़िल्टर सिस्टम प्रॉपर लगाना बहुत ज़रूरी है। 90% प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि फ़िल्टर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम ही बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप उसमें उस तरह से लेबर ज़्यादा लगेगी, पानी वेस्टेज होगा। अब इरिगेशन सिस्टम के लिए सर प्रॉपर सैंड फिल्टर्स, डिस्क फिल्टर, प्रॉपर कंपनी का उसमें टेक्निक्स होती है नॉन ड्रेन की, वो सब अगर लेते हुए आप करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। उसी तरह से पॉली शीट्स भी अच्छी क्वालिटी की आती है, 200 माइक्रॉन्स की आपको यूज़ करना है। अगर आप मोस्टली किसानों को नॉलेज नहीं होता है, फैब्रिकेटर्स उनको कुछ भी सस्ता माल लगा के चले जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। और एक बार फार्मर एक क्रॉप में फेल हो जाता है तो फिर डीमोरलाइज हो जाता है। तो बेहतर ये है कि पहले इसका पूरा नॉलेज ले ले, थोड़ा किसी क्या करके देख ले काम, या किसी प्रोजेक्ट को फॉलो कर ले कुछ दिनों के लिए। मार्केटिंग, अगर आपका प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है तो मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज, वॉलमार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, एंड नंबर्स ऑफ कंपनीज आर देयर। वो आपके यहाँ से आपका माल रेगुलर लेंगी, रेट भी अच्छा देगी, अनलेस अनटिल कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। आप इस उन्नत किस्म की जो खेती आप कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें मैं देखा हूँ कि जब भी किसानों को ये स्ट्रक्चर है, बैंक से हम लोन के लिए भी मोटिवेट करते हैं और उनको लोन भी मिल जाता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाता है। उनके पास ज़मीन है वो, लेकिन एक चीज़ जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट, कि किस जलवायु में करना चाहिए, कितने तापमान में करना चाहिए, उसकी जो सीड्स कहाँ मिलेंगी, उसके पौधे कहाँ मिलेंगे, और उसमें हम मल्टी लेवल क्रॉपिंग कैसे कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल असिस्टेंट आपको कहाँ से मिल पाएगा, हमारे साथियों को बता पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे तो आपको पूना में तलेगांव में इसका गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। अदरवाइज़ आप अपने ज़िले के एग्रीकल्चर ऑफिस में भी जाके पता कर सकते हो, एग्रीकल्चर कॉलेज में, वहाँ से भी आपको काफ़ी असिस्टेंस मिल सकता है। बट जहाँ तक ये है कि अगर आप खुद से थोड़ा रिसर्च करें, आजकल नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लिमिटेड इसमें डिसीज़ आती हैं, वो डिसीज़ का आपको ट्रीटमेंट रेगुलर करना है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, देखा जाए तो बहुत इजी है। मौसम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये है ही मौसम के अगेंस्ट हमें क्रॉप को संभालने के लिए। ये स्ट्रक्चर ही एक्सट्रीम वेदर्स को पौधों से बचाने के लिए है। एक तरह से पॉली हाउस के अंदर वर्षावन जैसा क्लाइमेट तैयार होता है, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा है। 35 डिग्री हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये जो धूप एकदम तेज़ हो रही है, ठंड आ रही है, वो सबसे इसमें प्रोटेक्शन होता रहता है। इसी वजह से इसके अंदर का जो प्रोड्यूस होता है, कैप्सिकम हुआ या कुकुम्बर हुआ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा और ओपन फील्ड के कंपेयर में कम से कम 40% ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा आधे एकड़ की यूनिट में पर डे का 500 से 600 kg का कुकुम्बर पर डे निकल रहा है। बहुत बढ़िया
जी हाँ, ये तो बहुत उत्साहवर्धन वाली जानकारी आपने बताई कनिष्क जी। और इसमें अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है, आपको एक अच्छा मार्केट मिलता है। और ये कॉमर्शियल क्रॉप है, मतलब एक छोटे से जो एरिया में, चाहे 1 एकड़ है या आधा एकड़ है, उस एरिया में इस क्रॉप को लगा के आप ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ आय को बढ़ा सकते हैं। मैं तो लगता है नॉर्मल से कितना गुना आय बढ़ जाता होगा अगर इस कॉमर्शियल 1 एकड़ में, अगर एक साधारण किसान अगर साधारण खेती करता है, अगर उस 1 एकड़ में, पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि उस 1 एकड़ के अगर प्रोजेक्ट में एक पॉली हाउस बनाया जाए तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता होगा, और क्रॉप के हिसाब से अगर मोटा मोटी ब्रेक इवन दे दिया जाए तो आप क्या बता पाएंगे कि उसको कितनी आय जो साधारण खेती से दुगुना हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी आपके हिसाब से? अगर हम 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं तो अच्छा सीड और सब लेके 1 एकड़ का अपन फॉर एग्जांपल कुकुम्बर ही ले लेते हैं तो 700-800 केजी पर डे 45 दिन तक आपको मिलेगा। 3 महीने की क्रॉप सर्कल है वो, और 15 रुपये से 20 रुपये का रेट चलता है कुकुम्बर का। बट अगर हम कैप्सिकम में जाते हैं तो कलर्ड कैप्सिकम की हम बात करें तो कलर्ड कैप्सिकम का रेट बहुत हाई होता है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो सीडलिंग यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर सब कुछ भी अच्छा और आपका सीड ही गलत है, सीडलिंग अगर आपके पास सही नहीं है तो आपका प्रोड्यूस वो उस क्वालिटी का कभी नहीं आएगा। सीड्स के लिए रेनॉल्ड्स कंपनीज़ हैं, सेजेंटा है, रिजवान है, इन कंपनीज़ के आप सीड्स लीजिए, वो पॉली हाउस के लिए ही बनाए जाते हैं। लोकल सीड्स कई किसान यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन नहीं आता। कुछ किसानों को ये टेक्निक ये भी नहीं पता होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स लगेंगे। कई किसानों को मैंने देखा इसके अंदर वो ब्रोकली लगा देते हैं, तो ब्रोकली इसके अंदर कभी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसके अंदर आप हर्ब्स की कोई भी लगाइए, भाजी जिसे हम कहते हैं, साग, पालक लगा लीजिए, लीफ लेट्यूस लगाइए, वो बहुत अच्छा होगा। बाकी इसकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो है टमाटो, चेरी टमाटो, कलर्ड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम एंड कुकुम्बर। फ्लावर्स में आप इसमें रोज़ ले सकते हैं, जरबेरा ले सकते हैं। रोज़ फ्लावर में जाते हैं तो रोज़ का मार्केट अच्छा है, उसका रेट ऑल ओवर द ईयर अच्छा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क साहब। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब हम ऐसे मार्केटिंग करते हैं तो एक तो होता है आपके पास मार्केट कहाँ से मिलता है, और आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर पाते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर किसानों से जुड़े होते हैं तो उनके पास प्रोडक्शन तो हो जाता है, लेकिन अच्छे रेट पर उस प्रोडक्ट को परचेस करने वाला उनके पास ऐसा कोई टाई अप नहीं होता है, या ऐसी कोई उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है जिससे लोग आके उसको जो है एक्वायर कर लें, उसको ख़रीद लें। तो आप इसको किस तरह से सलाह दे पाएंगे कि मार्केटिंग किस तरह से हो और उसका इनकम जो आता है, उसकी जो सेलिंग होती है, उसका जो प्राइस आता है वो जल्दी से जल्दी उसके पास आ सके और अच्छी कीमत पे आ सके? मार्केटिंग अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम मंडी वाले मार्केट पे तो डिपेंड नहीं करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें मंडी से हट के मॉल्स में बेचना है तो उसके लिए जैसे अभी आज की डेट में आपको कुकुम्बर कलर्ड भी आप देखेंगे तो 150-180 ग्राम का मार्केट में मिलेगा। वहीं अगर आप रिजवान कंपनी का सीड लगाते हैं तो उसका 300 ग्राम्स का एवरेज फ्रूट साइज़ आएगा। अगर आपकी ये क्वालिटी होगी तो आपको मॉल्स से लोग खुद आके आपसे परचेज़ करेंगे और उसमें आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा। आप अगर पुअर क्वालिटी लगाते हैं तो लेबर कॉस्ट, फर्टिगेशन, टाइम, ये सब उतना ही लगना है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। बट सीड की क्वालिटी अच्छी लेने से प्रोड्यूस अच्छा आएगा जो आपको हाई एंड मार्केट में कंज्यूम हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आप कलर्ड कैप्सिकम गर्मियों के टाइम में 200 रुपये किलो का रेट चलता है होलसेल में, फिर रिटेल में जाके वो 300 केजी तक चला जाता है। बस आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है, हाई एंड क्वालिटीज़ लीजिए, आपको मार्केटिंग में ज़्यादा इशू नहीं आएगा, ये कंपनीज ले ही रही हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कनिष्क मेहरा साहब ने बताया कि अगर आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपको मार्केटिंग इतना ही आसान हो जाती है और लोग आके सही कीमत देके, एक उच्च कीमत देके आपके प्रोडक्ट को ले जाते हैं। क्योंकि इस जो समय देखा जाएगा तो अगर आपकी फ़सल अच्छी है तो उसकी किसी भी कीमत पर आपको नुकसान होने की गुंजाइश नहीं लगती है, लोग हाथों हाथ उसको ले लेते हैं। और अगर आप नहीं ले पाते हैं तो थोड़ी बहुत आपको अगर सर्वे करेंगे तो एक ऐसा प्लेस मिल जाता है, एक मार्केट मिल जाता है जिसमें आपके प्रोडक्ट जो हैं हाथों हाथ सेल हो जाते हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कनिष्क साहब, जब अभी लॉकडाउन पीरियड आया, लॉकडाउन पीरियड में इस प्रोडक्शन वाले एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है इसमें क्या प्रभावित हुआ? क्या आपके प्रोडक्शन में कोई प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत मुश्किलें आ गई थी। पॉली हाउस में प्रोडक्शन लग रहा था,
दिल्ली में मंडी में जाना भी था, मेरी 2 गाड़ी रास्ते में लॉकडाउन में फंस गई, माल सड़ गया, बहुत काफ़ी माल पेड़ों पे ही रह गया, तुड़वाने का भी फ़ायदा नहीं हुआ, फेंकना पड़ा। पर लॉकडाउन के बाद एकदम से मार्केट में अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को, और लोग अब पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं एक्जॉटिक चीज़ों पे। धीरे धीरे मार्केट, मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक मार्केट अपनी फुल फ्लैश स्पीड में आ जाएगा। अभी दशहरा और नौ दुर्गा के टाइम पे काफ़ी अच्छा रेट रहा। उम्मीद कर रहे हैं अब ये सर देखिए मार्केट तो आएगा ही, मार्केट आएगा, आज नहीं तो कल, कब तक नहीं आएगा। जी हाँ, कनिक साहब ने बताया कि मार्केट आएगा, अच्छी रेट के साथ आएगा। और अभी बता भी रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो प्राइस हाइक हुए हैं उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और सक्षम तरीके से उन्नत खेती करते हुए इसको बेहतर तरीके से बनाएंगे और लोगों को भी काफ़ी रोज़गार दे रहे हैं इसमें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सेंट्रल बैंक परिवार की तरफ से। और जाते जाते एक सवाल अंतिम से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपको बैंक में फ़ाइनेंस से कोई समस्या आती है क्या, कि बैंक के फाइनेंस में किस तरह से या सब्सिडी आसानी से मिलता है? इस पर जो हमारे किसान भाई और हमारे जो बैंकर साथियों को बता पाएंगे तो अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि जब इतना असिस्टेंट्स मिलता है आपको, तो उसको, उसके रीपेमेंट को किस आधार पर आप करते हैं, मंथली, ईयरली, या कैसे उसको कर पाते हैं? इन प्रोजेक्ट्स में जिसमें सब्सिडी रोल प्ले होती है उसमें बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने बैंक को ही मॉनिटरिंग अथॉरिटी मान के रखा हुआ है। पास्ट में कई जगह ऐसा हुआ कि सब्सिडी रिलीज़ हो गई, प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली बन नहीं पाए। जब बैंक इन्वॉल्व हुआ इन प्रोजेक्ट्स में तो उनकी मॉनिटरिंग की वजह से प्रोजेक्ट प्रॉपर वे में कंप्लीट हुआ है। प्लस बैंक से भी सपोर्ट मिल जाता है। सब्सिडी बैंक में ही रिलीज़ होती है, बैंक में लॉकिंग पीरियड में रहती है 3 साल के लिए। 50% के तकरीबन सब्सिडी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका 50 लाख का प्रोजेक्ट उनका गाइडलाइन में है तो 25 लाख के आसपास सब्सिडी रिलीज़ होती है। दैट्स फॉर वेजिटेबल। फ्लावर्स के लिए 60 लाख का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें 30 लाख रुपीज़ सब्सिडी रिलीज़ होती है। अगर प्रॉपर काम पूरा किया गया है तो 100% सब्सिडी में, मतलब 50% सब्सिडी कंप्लीट मिलेगी। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन आपका प्रॉपर नहीं है, या आपने सर्वेंट क्वार्टर नहीं बनाया, या पैकिंग हाउस नहीं, तो उतना पैसा कट के फिर वैसे सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कनिक्स मेहरा साहब, और भोपाल से 25 किलोमीटर दूर समसगढ़ में इनका ज़बरदस्त फार्म हाउस है। आज हमें सौभाग्य मिला आपसे बात करने के लिए, और निश्चित तौर से हमारे जो साथी हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित होंगे और बहुत सारे किसान साथियों को भी प्रेरित कर पाएंगे, और ऐसे जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार भी इसमें पूरी तरह से लगी है, किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, किसानों को जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। कृषि प्रधान देश है और इसकी सबलता को समझते हुए, इसकी प्रखरता को समझते हुए हमें किसानों को भी ऐसे मौके और ऐसे अवसर देने चाहिए, और ट्रेनिंग्स के माध्यम से, ऐसे प्रोजेक्ट के विजिट के माध्यम से उनको जो है आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कनिक साहब, थैंक यू सो मच। साथियों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन फार्म को देखने के लिए आए हैं, और ये एक एजुकेशनल टूर जैसा साबित हो रहा है, और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ और एक मोटिवेशन मिल रहा है। और इसी बीच हमें सौभाग्य मिला है, पाटिल साहब हमारे साथ हैं, और पाटिल साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो आज के ये दौरा है, जो ये प्रोजेक्ट हम लोग विज़िट किए हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो नज़र आई हैं ये हमारे साथियों को बताएंगे पाटिल साहब, कि इसमें किस तरह से एग्रीकल्चर को जो है एक प्रोटेक्शन के माध्यम से जो जलवायु पर निर्भर ना हो, और जो सीज़न के आधार पर अपने आप को जो है मोल्ड करते हुए बेहतर प्रोडक्शन कर पाएँ और उसकी एक अच्छी कीमत वो पा सकें। पाटिल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा विजय जी कि आपने इस इंटरव्यू का एक हिस्सा मुझे बनाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने आसपास के परिवेश में, अपने वातावरण में इस तरह की नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें देखते हैं तो सहज रूप से हमारे अंदर में एक अभिलाषा जागती है कि हम जा कर के उन चीज़ों को देखें, समझें, और किस तरह से दुनिया चल रही है, हमारा समाज चल रहा है, उन सब चीज़ों को समझने का हमें एक सुअवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग या जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट आया, जो अवधारणा आई है, ये विगत कुछ वर्षों से भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा ही आकर्षण का केंद्र रही है। भारतवर्ष में हमने देखा कि कई हज़ार वर्षों से हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल जो खेती है वो होती चली आई है, लेकिन ट्रेडिशनल जो खेती होती है उसकी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। तो उस सीमा को भी हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है।
और हमें उन सीमाओं से पार जा कर के जो पूरे जगत में, जो पूरी दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तौर तरीके आ रहे हैं, उनको अपनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इससे हम निश्चित रूप से अपनी जो प्रोडक्टिविटी, हमारा जो उत्पादन है, उसको हम एक नया आयाम दे सकते हैं और नई दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि हाइड्रोपोनिक जो खेती है वो बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर होती चली जा रही है। वर्टिकल फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आप देखते हैं कि ज़मीन जो है वो सीमित है हमारे पास में, उसके टुकड़े जो है वो निरंतर और छोटे छोटे होते चले जाते हैं। इसका ये नतीजा ये होता है कि हमारे पास में जो पहले उपलब्धता हुआ करती थी, जो प्रचुरता हुआ करती थी, जो पर्याप्तता हुआ करती थी ज़मीन की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में हमें दूसरे नए तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी उस खेती को करते रहें, लेकिन उसका एक दूसरा आधार ढूंढें। तो उस दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक कहना चाहिए कि एक नया एक अवसर है। और हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि कोविड की जो परेशानियां, जो दुश्वारियां हमारे भारतवर्ष ने झेली हैं, तो उन परिस्थितियों में भी जहां आपने देखा होगा कि दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन जो है मंद पड़ गया है, उत्पादन जो है निरंतर डिटोरिएट हो रहा है, गिरावट आ रही है, उसमें कमी आ रही है। बावजूद इसके अगर आपने गौर फरमाया होगा तो आपको ये बात परिलक्षित हुई होगी कि एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ की इन परेशानियों का, इन दुश्वारियों का उतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा जितना अन्य क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ता, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, एमएसएमई हो, रिटेल का सेक्टर हो। इन क्षेत्रों में कोविड-19 की जो मार है वो बहुत ही ज़बरदस्त पड़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, आप कह सकते हैं, जो सेक्टर है जहाँ निरंतर जो है वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, जो पैदावार है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात का संकेत भी देता है कि भारतवर्ष जो है उसमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना है, लेकिन इसके जो बुनियाद है, इसकी जो फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं। और इसकी जो बड़ी जो बुनियाद है वो यही है कि हम एग्रीकल्चर के माध्यम से अपनी इस इकोनॉमी को रिवाइव करने का हमें एक संकेत प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। आपने एग्रीकल्चर की महत्ता और उसकी दिशा और किस तरह से उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है आज समाज में, और इस विपरीत परिस्थिति में भी एग्रीकल्चर का क्या स्थान है, ये आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जो है कृषि पखवाड़ा मना रहे हैं और तमाम बैंकर जो है किसानों की आय के सुधार के लिए एक से एक प्रयोग कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है और एक मिशन और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो जो ये किसानों से संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सभी बैंकर साथी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को ये एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की ओर किस तरह से प्रेरित किया जाए, किसानों को किस तरह से जोड़ा जाए इनको और तैयार किया जाए, वो मानसिक स्थिति कैसे किया जाए, उसके लिए क्या सलाह दे पाएंगे सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया विजय जी आपने। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कहलाता है, इस बैंक की जिस समय स्थापना हुई थी, इस समय संपूर्ण रूप से प्योरिटी के साथ में जो पूंजी का जो एकीकरण किया गया, जो एकत्रीकरण किया गया, वो भारतीय पूंजी थी, इसमें कोई विदेशी पूंजी नहीं थी। और शुरू से ही जब से इसका सृजन हुआ, जब से इसकी स्थापना हुई, उस समय से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय आज़ादी के बाद का जो वक्त था, बहुत ही चुनौती भरा वक्त था, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी संभावनाओं को भी रेखांकित करता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक उसके प्रति प्रतिबद्धता थी, जो कमिटमेंट था कि इस राष्ट्र को हमको फिर से विश्व के विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में खड़ा करना है, वो कमिटमेंट को आज 109 वर्ष से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद हमारा जो बैंक है पूरा कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इतनी विविधता भरी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जो कि न केवल एमएसएमई को बल्कि एग्रीकल्चर के विभिन्न आयामों को स्पर्श करती, छूती है। और उसी के अंतर्गत अभी जो पॉली हाउस के अंतर्गत लोन देने का हमारा जो प्रकल्प है, हमारी जो योजना है, वो बहुत ही आकर्षक योजना है विजय जी, जो कि बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सामान्य शर्तों पर, आसान शर्तों पर उन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो पॉली हाउस या इस तरह की जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग की जो योजना है या उस तरह की जो गतिविधि हैं, उसकी एक्टिविटी, उसको प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ जो एक योजना है, उस योजना के तहत कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा किसान, जैसे हमारे कनिष्क मेहरा जी है, जिनके पास में जोश भी है, जुनून भी है, जज्बा भी है, हुनर भी है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमारा जो बैंक है वो इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए का लोन देता है एक व्यक्ति को, पॉली हाउस की अगर एक्टिविटी करनी है। जेएलजी के रूप में अगर आप लोन लेने के लिए बैंक में अप्रोच करते हैं, पहुंचते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अगर आप वो लोन प्राप्त करना चाहते हैं हमारे बैंक के माध्यम से, तो 20 लाख रुपए तक का लोन आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ आपको पूरा सपोर्ट, जो हमारा जो एएफओ का एक जो पूरा कैडर हमारे बैंक में, वो उनको पूरा सपोर्ट करेगा, उनको परामर्श देगा, और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में जो प्रगति है, इन नई तरह की जो प्रविधियाँ आ रही है, नए तरह के जो तौर तरीके आ रहे हैं, उसको अपना करके वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अभी किसान पखवाड़ा वगैरह जो चल रहा है, इसमें हमारा बैंक बहुत ही एक्टिव, प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है, और गांव-गांव में जाकर के, और मैं आपको अपने बैंक की खूबसूरती आपको बताना चाहता हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सौंदर्य है, उसकी पूरी व्यवस्था में जो सौंदर्य है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 60% से ज़्यादा ब्रांचेस ये रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में केंद्रित है। इसका मतलब यही है, हमारे बैंक ने आकस्मिक रूप से नहीं खोला इन जगह में आपने जो ब्रांचेस खोली है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके पीछे का जो पर्पज़ है, वो यही है कि हम ग्राम उत्थान के माध्यम से, हम अर्ध शहरी क्षेत्रों के उत्थान के माध्यम से हम अपने देश की प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान जो उसको अंकित करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अपना बैंक है, वो एक बड़ा ही अनूठा बैंक है, और बड़ी ही एक कहना चाहिए शिद्दत के साथ में, प्रोएक्टिवनेस के साथ में ये रोल पूरा कर रहा है। और भोपाल अंचल में वर्तमान में जो हमारे एफजीएम साहब हैं, आदरणीय श्री माहौरकर साहब, उनके नेतृत्व में एग्रीकल्चर का काम, चूँकि वो इस बैकग्राउंड से भी आते हैं, किसान परिवार से भी हैं, किसानों की समस्याओं को बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से, स्पष्टता के साथ में समझते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका जो अपना एक योगदान है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि अंतर्दृष्टि संपन्न है, इनसाइटफुल जिसे आप कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो उत्पादनशीलता है, वो बहुत ज़्यादा सार्थक हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, प्रासंगिक हो जाती है। जी। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा जितने भी किसान भाई हैं कि हमारे बैंक में विजिट करें, निकटतम जो भी शाखा होगी वहाँ जाएं, और वहाँ जा कर के इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और उन योजनाओं का पूरी तरह से संपूर्ण रूप से लाभ लें, अपनी प्रगति सुनिश्चित करें, और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने काफ़ी विश्वास दिलाया, और किसान साथियों को भी आगे आकर बैंक से संपर्क करने के लिए आपने प्रेरित किया, और आपने उनके व्यक्तिगत सुधार के साथ, सामाजिक सुधार के साथ, और देश की आर्थिक व्यवस्था में भी योगदान देने के लिए आपने आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस लगातार 6 से 7 महीने की लॉकडाउन में सभी लोग घर में थे, लेकिन घर से बाहर निकले सिर्फ एक ही वजह से, वो है अन्न के लिए। और वो अन्नदाता जो है किसान है, और उनके सम्मान के लिए सेंट्रल बैंक आगे आया है, और अभी सभी शाखाओं में सुसज्जित किया गया है, बेहतर तरीके से सजाया गया है, वो सिर्फ किसानों के लिए। उनका सम्मान किया जा रहा है जगह जगह, और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, और एक अलग सा परिदृश्य यहाँ दिख रहा है। तो सभी साथियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे जो बैंकर साथी है, क्योंकि हम लोग किसानों को व्यक्तिगत तौर से इस तरह से उनके काम में भागीदार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और उनको आगे आने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई पंक्तियाँ कह दीजिए जिससे हमारे किसान साथी जो हैं प्रेरित हो जाएँ, और उनका जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए उनके लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह का उन्होंने साहस का परिचय दिया, पुरुषार्थ का परिचय दिया है, जिस तरह की जीवटता का परिचय दिया है, तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करने के दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कनिष्क भाई के लिए कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल आपकी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल आपकी है, वरना ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक ऐसे ही परिंदों से प्यार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब आपके हौसला अफजाई के लिए। निश्चित तौर से आपके इन पंक्तियों से हमारे किसान साथियों का और साथ ही साथ बैंकर साथियों का हौसला अफजाई होगा। आपने समय के साथ बदलते हुए परिवेश में बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें प्रेरित किया, और हमारे साथियों के साथ जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, शुक्रिया आपका। साथियों, आप सभी को मैं बता दूँ कि आज का ये जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर फॉर्म जो है, यहाँ पर इनकी किस तरह से विकास किया जाता है, किस तरह से खेती की जाती है, और एक व्यवसाय के रूप में इसको कैसे स्थापित किया जा सकता है। मेरा साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमें आप आज के प्रोजेक्ट के बारे में मार्गदर्शित करें। मेरा साहब। धन्यवाद बांका जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कनिष्क मेहरा जी का कि उन्होंने आज हम सबको ये अवसर दिया कि हम लोग इतने अच्छे वातावरण में और एक ये जो माहौल देखने को मिला कि एक इन्होंने जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग और इनोवेटिव फार्मिंग जिसको कह सकते हैं, एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ खड़ा किया है। और
सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो देखिए, आजकल गाँवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। जो ग्रामीण युवा है वो शहर की तरफ आ रहा है, भाग रहे हैं। यहाँ एक शहरी युवक ने जो है वो इस एक MBA करने के बाद, जो जनरली हम देखते हैं कि वो युवा किसी मल्टीनेशनल में, या उनका एम रहता है कि हम कहीं नौकरी करेंगे, किसी बड़े शहर में, मेट्रो में रहेंगे, उन्होंने उसको त्याग के और ये एक बिल्कुल ही विपरीत व्यवसाय चुना और इतना बढ़िया जो नेचर से जुड़ने वाली चीज़ है उसको उन्होंने अपनाया और यहाँ पर जो ये पॉली हाउस खड़ा किया है और इतनी मतलब एक तरह से एक नयापन जो फार्मिंग में ला रहे हैं। और जैसा उन्होंने खुद बताया कि कई लोग आते हैं उनके, और वो इवन इसकी अब कंसल्टेंसी भी शुरू कर दी है उन्होंने, कि लोग उनसे और मार्गनिर्देशन लेके इसको और बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आज सब जगह जो बात हो रही है कि किसानों की किस तरह आय बढ़ाई जाए, उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो जैसा उन्होंने हम लोगों को आज बताया कि ये सब कैश क्रॉप है। सवेरे माल जाता है, शाम को पैसा आ जाता है। और जो उन्होंने जैसे कैप्सिकम के बारे में बताया, जो कलर्ड कैप्सिकम, और 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक उनको होलसेल में जाती है। मतलब इतना अच्छा दाम मिल रहा है इसका। और एकरेज भी इतनी बढ़िया है, उपज इतनी बढ़िया है। और जैसा उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी भी इतने अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गिनी चुनी 4-5 बीमारियां हैं, और उन 4-5 का अगर आप इलाज कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो ये भी ये उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने हमको बताया, जो कि आगे हमारे बैंक में या हमारे जो AFO साथी हैं जो गाँव में जाते हैं हमारे किसानों को जागरूक करने का और फिर उनका वित्त प्रबंधन करने का जो उनका दायित्व है, उसमें जब ये जानकारी उनको पास ऑन होगी तो वो निश्चित रूप से इसको और अच्छे से हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। और मान लीजिए उनका 10 एकड़ का फार्म है, उसी में 1-2 एकड़ में अगर इस तरह का इनोवेटिव फार्मिंग वो कर लेंगे तो उनकी आय में ज़बरदस्त इजाफा होगा। और जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपका प्रोड्यूस अच्छा है तो मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं है, आपका माल ईज़िली बिक जाएगा अगर आपका प्रोड्यूस अच्छा है। जी हाँ मेरा साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो भी हमारे नए साथी AFO साथी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आप ऐसे जो है प्रत्यक्ष तौर से आप इनको ऐसे टूर कराते हैं और उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ये बात नज़र आती है कि अगर ऐसा कोई टेस्टिमोनियल्स अगर अपने जो क्लस्टर में जो ब्रांचेस हैं उनके गांव में एक टेस्टिमोनियल टाइप का स्थापित किया जाए, उसके लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा, एक प्रयास करना पड़ेगा शाखा प्रबंधक को भी और जो हमारे कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, तो एक टेस्टिमोनियल बन जाता है। तो उसमें हमारे व्यवसाय वृद्धि में अन्य किसानों को दिखाने के लिए सुविधाएं होगी, सहूलियत होगी, लोग आगे आ पाएंगे, साहस कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई मार्गदर्शन दे पाएंगे तो अच्छी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने बांका जी। डेफिनेटली इस स्तर पे प्रयास होने चाहिए, इससे कि हमारे जो आसपास के उस एरिया के किसान हैं उनको एक लाइव डेमो जैसा दिया जा सके। ये ज़रूर इस और प्रयास किए जाएंगे। बट अभी जैसा कि हमारे कनिष्क मेहरा जी ये इतने कोऑपरेटिव हैं हमारे, कि एटलीस्ट हम हमारे भोपाल के आसपास के या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए या जो AFO लोग आते हैं, तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि उनको एक बार लाके इस पूरे व्यवसाय से उनका ताल्लुक़ कराया जाए और उनको इसकी जानकारी दी जाए, और वो इस नॉलेज को और इसको जो वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, एक जो प्रैक्टिकल जो फार्मिंग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से दवाई के डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, और ड्रिप इरिगेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, किस तरह से पानी की बचत और मिनिमम पानी से ये जो फार्मिंग हो रही है प्रोटेक्टेड फार्मिंग। और बोरिंग भी आप देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि कोई बहुत बड़ा बोरवेल या ऐसा उनका नहीं है, सिंपल 180 फीट बोरिंग से वो पानी की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं।
और इस तरह की जब जानकारी उनको मिलेगी और जब आगे जाके वो अपने क्लस्टर्स में, अपने सर्विस एरिया में किसानों के साथ साझा करेंगे, तो और इस तरह जो आपका भी जो ये प्रयास है, जो ये आप डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं, और जो इसको भी हम अपने प्रतिभागियों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ जब साझा करेंगे, तो उससे भी उनको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और वो भी प्रेरित होंगे कि आगे हम इसको अपने शाखा के माध्यम से और वित्त का प्रबंधन करें किसानों के लिए, और साथ में टेक्निकल एडवाइस भी दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनकी आय को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। और ये आप ही के सहयोग से और मार्गदर्शन से ये हो पाया कि हम ये डॉक्यूमेंट्री बना पाए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सर ने आश्वासित किया कि जो साथी ट्रेनिंग के लिए आएंगे और उनको जो है इस तरह के टेस्टिमोनियल देखने के लिए प्रयास किए जाएंगे, और जो साथी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए वीडियो के माध्यम से भी वो टेस्टिमोनियल से प्रेरणा ले सकते हैं और किसान भाइयों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको जो है भागीदार बना सकते हैं ऐसे उन्नत कृषि करने के लिए। सर ने बताया कि बहुत ही कृषि की असीमित संभावनाएं हैं, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग की है, कॉमर्शियल क्रॉप की है, और जिसमें किसान जो है बेहतर जो आय कमा सकते हैं और अपने आय को दुगुना कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसी कड़ी में देखिए हम लोग एक पॉली हाउस में खड़े हैं। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर लगभग आधा एकड़ में बना है, और यहाँ पर जो है हमारे शानदार संदीप भाई थोड़ा बताएंगे कि ये पूरा जो नज़ारा आज हम लोग भ्रमण किए हैं पॉली हाउस का, 6 पॉली हाउस है, तो इसके बारे में अपना वो अनुभव बताएंगे संदीप भाई। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। वेरी शानदार आपकी प्रस्तुति और इतना शानदार नज़ारा। ये जो प्रस्तुति आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे विजय बांका जी के सौजन्य से हो रही है, और ये निश्चित रूप से ये ना केवल किसान भाइयों के लिए, ना केवल हमारे एफओ साथियों के लिए, बल्कि ये आने वाले समय में ये इतना इनोवेटिव आइडिया हो जाएगा कि हम लोग देखते देखते यहाँ पे जिस समय से जो नए 2 युवा आए और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ना केवल इस्टेब्लिश किया बल्कि आज की डेट में उनके साथ में उनके जो फ्रेंड्स हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, वो आकर के उनसे यहाँ पे ये आइडिया ले रहे हैं, और ना केवल आइडिया ले रहे हैं, यहाँ पर 1 महीने रुक करके वो उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं। अकेले एक वो नहीं, उनके साथ में ऐसे 2-3 साथी और हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, और उन्होंने ना केवल इसको चीज़ को जाना है, और बल्कि ये दूर दूर जा करके वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ही एक शानदार, बहुत ही एक बेहतरीन टूर रहा है, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही एजुकेटेड रहा। थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे संदीप भाई जो CBOTC भोपाल से हैं, और तमाम ये नज़ारा देख के हमारा हौसला अफजाई होता है। जी हाँ साथियों, अभी हम लोग हैं प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर फार्म में, और जो लगभग 4.5 एकड़ में बना है। 6 पॉली हाउस हमारे आसपास हैं। पीछे शानदार नज़ारा, हमारे अनुभवी साथी श्रीमान पंकज कुमार साहब हैं, और जो हमें बताएंगे सर किसान भाइयों के लिए और साथ ही साथ बैंकर साथियों के लिए। इतनी बेहतरीन फार्म हाउस देखने के बाद आप पहली अगर अभिव्यक्ति होगी तो क्या होगी पंकज साहब? बिल्कुल अद्भुत, अनूठा और काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे। और विजय जी, ये जो इनोवेटिव फार्मिंग है जिसको हम लोग आज यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक महान बैंक है, और हमारे बैंक के बोर्ड ने हमारी जो संस्था यहाँ पे CBOTC भोपाल है, उसको एग्रीकल्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नॉमिनेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपने उच्च प्रबंधन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है, हमारे मेहरा साहब हमारे प्रिंसिपल हैं, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो अंचल के मुखिया हैं माहौरकर साहब, उनके नेतृत्व में, कि हम इनोवेटिव फार्मिंग, इनोवेटिव एग्रीकल्चर के जो वेरियस आयाम हैं, जो डिफरेंट उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, जो उनके वेरियस एस्पेक्ट हैं, उनके बारे में हम अपने प्रतिभागियों को बताएं। और आपको मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो संस्था है CBOTC भोपाल, तो यहाँ पे हमारे देश भर से जो अधिकारी हैं वो कृषि के क्षेत्र में उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो प्रशिक्षण है, वो हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये काफ़ी खुशी है इस बात की कि हम लोग इनोवेटिव फार्मिंग की ट्रेनिंग हम लोग उनको जो देते हैं, उसमें ऐसे जो यूनिट्स हैं, जैसे हमारे कनिष्क मेहरा जी ने जो यूनिट बनाया हुआ है, ऐसे यूनिट में जब हम उनको लेकर के आते हैं, तो वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से और मॉडर्न जो आधुनिक परिदृश्य के हिसाब से वो खेती को समझ पाते हैं, और वो ये जान पाते हैं कि इस तरह की खेती भी हो सकती है। आप भारत के परिदृश्य में देखें तो आज भी जो खेती है वो मॉडर्न तरीके से नहीं होती है।
और एक किसान को अगर आप बताएंगे कि एक किसान अपने प्रोडक्ट को सीधा वॉलमार्ट को बेच रहा है, तो उसे ये बहुत ही अद्भुत और अनूठा लगेगा। गौरव की और ये गौरव की बात है। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आकर के कि हमारे ही बीच के एक किसान ने इस तरह की एक यूनिट बनाई है और यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो सीधा वॉलमार्ट में बेच रहा है। तो साथी, आपका जो प्रश्न था बिल्कुल बहुत ही अद्भुत और अनूठा अनुभव है यहाँ पे आने के बाद, और काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे प्रतिभागी भी काफ़ी यहाँ से जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं वो काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब। आपने बताया कि जब ऐसे प्रोडक्शन के बाद किसान अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े कॉरपोरेट में बेचते हैं तो उनको एक अच्छी आय मिल जाती है, उसकी अच्छी कीमत हो जाती है। तो सर पंकज साहब, मैं आपसे बाधाओं के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हमने पाटिल साहब ने बता दिया, कनिष्क मेहरा जी ने बता दिया। तो मैं बाधाओं के बारे में पूछना चाहूँगा। पहली बाधा तो आती है कि उनको सही तरीके से साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं, कीटनाशक क्या लगना है, जलवायु कैसी होनी है। मतलब मेरा सीधा सवाल है कि उनको, एक किसान भाई को अगर किसी बैंकर साथी ने तैयार भी कर लिया तो उत्पादन के तौर पर उनको जो टेक्निकल असिस्टेंट है समय समय पर वो कैसे मिल पाएगा, किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की मदद या उनको समझाने वाला बताने वाला कैसे हो पाएगा, ये बाधा कैसे दूर हो पाएगी? आपका ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है विजय जी, और मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। और हमारे देश में आज़ादी के 72-73 साल के बाद भी आज भी कृषि एक समस्या है। और मैं अगर इसको इस तरह से कहूँ कि आज भी एक किसान जो है वो मेहनत बहुत करता है और वो दिन रात अपने खेत में परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसकी जो उचित मूल्य है वो उस किसान को नहीं मिल पाती। ये आज भी एक समस्या बनी हुई है और सरकार इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाती है और उठा रही है। ऐसा नहीं है, पहले से भी ये कदम उठाते आए गए हैं। मैं आपको इस श्रृंखला में एक जो मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है, जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है, वो मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक होंगे, जो हमारे किसान भाई होंगे, वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो भी इनसे उनको फ़ायदा मिल सकता है। कि सरकार के प्रयासों में सरकार ने ये जो बिचौलिए पहले हुआ करते थे, जब काफ़ी आज़ादी के बाद जो परिदृश्य अचानक से बदला, तो उस समय क्या होता था कि जो किसान, गरीब किसान बेचारा, उसका कोई बिचौलिया जो है साहूकार या महाजन लोग उसको कब्जे में ले लेते थे, एक बंधुआ मजदूर की तरफ से काम कराते थे और उसकी खून पसीने की जो मेहनत होती थी उसको वो औने पौने दाम पे ब्लैक में बेचा करते थे। तो इससे बचने के लिए सरकार ने APMC एक्ट लाया, जिसको कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते हैं। सरकार ने मंडियों की स्थापना की जहां पे उचित मूल्य पे किसान जाकर के अपना प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। और इसी सिलसिले में बाद में एक मॉडल APMC एक्ट भी आया 2003 में। तो सरकार ने उसमें फिर कुछ और बदलाव लाए, कुछ उसमें परिवर्तन किया, जिसमें सरकार जो है, किसान जो है अपने प्रोडक्ट को उन मंडियों के अलावा भी कहीं बेच सकता है। और उसके बाद भी फिर धीरे धीरे देखा गया कि चूँकि ये किसान जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर अशिक्षित हैं, तो वहाँ भी देखा गया कि जो बिचौलिए हैं वो फिर वहाँ भी हावी होने लगे, जो आढ़तिये हैं वो अपनी मनमानी कीमत लेने लगे। तो फिर सरकार ने अभी एक नई जो पहल की है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का नाम दिया गया है। ये 2016 में सरकार की एक नई पहल है और इस पहल को मैं आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं। और हम लोग अपने ट्रेनिंग में ये अक्सर बताते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी, और जो साथी हमारे आते हैं प्रशिक्षण के लिए, कि अगर हम किसानों को इन माध्यमों के बारे में बताएं, जैसे APMC के बारे में या E-NAM के माध्यम के बारे में बताएं। आपने देखा होगा कि आज जब हम बातें शेयर कर रहे थे मेहरा जी से, कनिष्क मेहरा जी से, तो उन्होंने क्या बताया कि वो अपना माल डायरेक्ट जियो मार्ट में, वॉलमार्ट में बेचते हैं। तो ये इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी मंडियों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो आज अगर किसान अपने प्रोड्यूस को E-NAM के माध्यम से बेचना चाहता है, तो वो सिर्फ अब भोपाल का जो किसान है वो तमिलनाडु में भी अपना सामान बेच सकता है, वो चंडीगढ़ में भी अपना सामान बेच सकता है। तो ये एक मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है जो सरकार लेकर के आई है, ये बहुत ही बढ़िया है। और इसकी जो जानकारी है वो सभी किसानों को मिलना चाहिए, खास करके ऐसे किसान जो कि बिचौलियों के बीच में फंस जाते हैं, उनको अपने मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक रिसर्च और इनोवेशन की बात आपने कही,
तो हम अपने जो प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ आते हैं उनको हम यहाँ के जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ भी ले करके जाते हैं, और उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को मिलाते हैं और उनको जो उन्नत कृषि है, जो लेटेस्ट फार्मिंग है, खास करके जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, उनके बारे में भी हम उनको बताते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उनको वो आगे किसानों को बताते हैं तो किसानों को होता है। तो इस मामले में काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसी प्रतिबद्धता के साथ हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें सरल तरीके से बता दी और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। जहाँ तक की थी एक प्रतिस्पर्धा मार्केट कि किसान जो है अपने पैदावार को प्रतिस्पर्धा के मार्केट में अधिक से अधिक रेट में बेच सके, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म सुझाया है। और आप इतने सारे फ़ायदे बताए कि सरकार की प्राथमिकता है कृषि, बैंकों की भी प्राथमिकता है कृषि, क्योंकि उनका कुछ हिस्सा जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में देना होता है, और हर जन जन की भी प्राथमिकता है कृषि, क्योंकि वो अन्न एक प्राथमिक चीज़ है जिसकी आवश्यकता एक मनुष्य को होती है। तो जब इतनी प्राथमिकता तौर के हम इस व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आज का ये जो परिचर्चा है, आज का ये जो भ्रमण है, हमारे तमाम साथियों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा और आने वाले समय में ऐसे किसान साथियों को तैयार करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। ऐसी आशा और अभिलाषा के साथ आज का ये जो चर्चा है हम समाप्त करते हैं। और तमाम जो देखने वाले साथी हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे होनहार साथी पाटिल साहब, पंकज साहब उनका जो है समाधान कर पाएंगे और उनका सही जवाब दे पाएंगे। इस पूरे भ्रमण को, इस पूरे जो एजुकेशनल टूर, जो डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे अध्ययन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। आपकी दिन, संध्या और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।